आज हम पढ़ेंगे सातवाहना पीरियड के बारे में। इसके लास्ट हमने कुशन पीरियड के बारे में पढ़ा था। अब उसके बाद सातवाहना पीरियड। सातवाहना साम्राज्य एक भारतीय राजवंश था जो आंध्र प्रदेश के धरणीकोटा और अमरावती के साथ साथ महाराष्ट्र में जुन्नर, जिसको हम पुणे कहते हैं, और प्रतिष्ठान यानी पैठण में स्थित था। साम्राज्य का क्षेत्र 230 ईसा पूर्व से भारत के अधिकांश भाग को कवर करता था। सातवाहना पीरियड जो था, सातवाहना साम्राज्य जो था, वो इंडिया के अधिकांश भाग को कवर करता था। हालांकि जब राजवंश का अंत हुआ तो कुछ विवाद हैं। उसके सबसे उदार अनुमान बताते हैं कि यह लगभग 450 वर्षों तक चला, जब तक कि लगभग 220 ईसा पूर्व। कुछ ऐसे अनुमान हैं जो बताते हैं कि सातवाहना पीरियड लगभग 450 वर्ष तक चला। 450 वर्ष का मतलब है कि ये 220 ईसा पूर्व तक का पीरियड था। सातवाहनों को देश में शांति स्थापित करने के लिए श्रेय दिया जाता था। सातवाहना जो साम्राज्य था, ये कंट्री में पीस को मेंटेन यानी कि शांति को मेंटेन करने के लिए इनको श्रेय देते थे। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद विदेशियों के हमले का विरोध करते थे। मौर्य साम्राज्य के जब पतन हो गया, उसके बाद जो फॉरेनर्स का हमला इंडिया पर हुआ, उस चीज़ का ये लोग विरोध करते थे, क्योंकि इसीलिए ये लोग शांति प्रिय मानते थे इनको। सातवाहनों ने अशोक की मृत्यु के कुछ समय बाद स्वतंत्रता की घोषणा की, क्योंकि मौर्य साम्राज्य कमज़ोर पड़ने लगा। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य कमज़ोर पड़ रहा था, इसीलिए सातवाहनों ने उस समय स्वतंत्रता की घोषणा की। वे न केवल विष्णु और शिव के उपासक थे, बल्कि गौरी, इंद्र, सूर्य और चंद्रमा जैसे जो और देवता हैं, उनके भी उपासक थे। प्रारंभिक सातवाहना कॉस्ट्यूम। सातवाहना पीरियड के पहले, सातवाहना पीरियड की स्टार्टिंग में किस तरह के कॉस्ट्यूम्स चलते थे, यानी कि 200 से 100 ईसा पूर्व। हम धारियों और या मधुमक्खियों के डिज़ाइन में ट्यूनिक्स, कंचुका पाते हैं, जो शिकारियों द्वारा पहने जाने वाले थे। फर्स्ट शताब्दी में हमें जिस तरह के प्रिंट्स देखने को मिलते हैं, वो या धारियाँ यानी कि स्ट्राइप्स के प्रिंट, और मधुमक्खियों जैसे डिज़ाइन में उनके ट्यूनिक्स होते थे, कंचुका होते थे। शिकारियों द्वारा ऐसे जो ट्यूनिक्स थे, शिकारी या हंटर्स, अटेंडेंट्स हम कह सकते हैं, वो इस तरह के ट्यूनिक्स पहनते थे। कंचुका छोटी या लंबी आस्तीन के साथ मध्य जांघ यानी कि मिडल थाई की लंबाई के होते हैं। कुछ लेफ़्ट ओपनिंग के होते हैं और दूसरे में यह फ्रंट ओपनिंग होता है। कंचुका में कुछ कंचुका आपके लेफ़्ट ओपनिंग के भी होते थे और कुछ कंचुका आपके फ्रंट ओपनिंग के भी होते थे। एक राजा द्वारा पहना गया शिकार पोशाक अंगरखा में गर्दन पर कोई ओपनिंग नहीं थी, इसलिए यह संभवतः पीछे था। एक पिक्चर भी उस टाइम पर आई थी, उस टाइम से एक पिक्चर ली गई थी, जिसमें एक जो राजा था उस समय का, उसने एक शिकारी जैसा पोशाक पहना हुआ था, और जो उसका ट्यूनिक था, उस ट्यूनिक पर कहीं भी कोई ओपनिंग नहीं थी, ना गर्दन पे, ना फ्रंट, ना लेफ़्ट। इसीलिए संभवतः ये पीछे होगी, यानी कि उस समय पर कई कॉस्ट्यूम्स में बैक ओपनिंग भी होती थी। नेकलाइन भी अलग थी, कुछ वी के आकार के थे और कुछ अन्य आकार में गोल थे। अलग अलग तरह के नेकलाइंस भी थे, कुछ वी शेप थे, कुछ राउंड शेप थे। एक विस्तृत पगड़ी, उष्णिसा, एक विस्तृत यानी कि बड़ी पगड़ी, जिसको हम उष्णिसा कहते हैं, वो लोग उष्णिसा कहते थे, आदिवासी पहनने वालों के लंबे काले बालों के साथ लिपट कर भी पहना जाता था। जो ये उष्णिसा है, ये आदिवासी जो लोग थे, जो आदिवासी पगड़ी पहनने वाले थे, वो लोग अपने काले बालों के साथ इसको लपेट कर पहनते थे। द्रविड़ियन आदिवासी गांव की महिलाओं ने भी अपनी वेशभूषा को बदलकर छोटी अंटारिया का उपयोग किया। जो वहाँ की द्रविड़ियन आदिवासी गांव की महिलाएं थीं, उन्होंने भी अपनी वेशभूषा में चेंजेस किए और उन्होंने छोटी अंटारिया का प्रयोग किया।
बड़े बड़े उटारिया के साथ विस्तृत बॉर्डर्स, सिर और पीठ को ढकने वाले, माथे पर टिक्कस और बाजुओं पर शंकु या हाथी दंत की चूड़ियों की एक श्रृंखला। इस तरह की वो लोग ज्वेलरीज पहनते थे, उतारिया को यूज़ करते थे अपना सर कवर करने के लिए, जिसमें बड़े बड़े बॉर्डर्स होते थे, माथे पर टिक्कस पहनते थे, बाजुओं में शंख या हाथी दांत की चूड़ियाँ पहनते थे। स्कर्ट को छोड़कर वे लैम्बडिस की तरह दिखते थे, जो आज ये कटा हुआ है नीचे से। मौर्य सुंगा लोगों के शाही दरबार की पोशाक में महिला परिचारिक ने सुंदर सजावटी ऑर्नामेंट्स के साथ एक गांठ में बंधे ढीले कायाबंद के साथ पारदर्शी लंबी अंतारियां पहनी थी। मौर्य सुंगा लोगों के जो शाही दरबार थे उसमें एक महिला ने बहुत सुंदर ऑर्नामेंट्स पहने थे, एक ढीला कायाबंद पहना था और एक पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट अंतारिया पहनी थी। उनके बहुत सारे कमरबंद या मेखला मोतियों से बने होते थे। बहुत सारे उनके ऐसे कमरबंद थे और मोतियों से बनी हुई मेखला थी। सिर के सेंटर में बंधे गांठों या पट्टियों द्वारा रखे गए कंधे की लंबाई के बालों से यह प्रतीत होता है कि ये परिचर विदेशी थे। जो सिर के सेंटर में वो लोग गांठ यानी कि एक तरह का जूड़ा बांधते थे और पट्टियों द्वारा उसको कंधे की लंबाई के बालों या फिर मतलब कंधे की लंबाई के यानी शोल्डर लेंथ के उनके बालों से ये ऐसा लगता है कि ये लोग जो थे ये विदेशी थे। लेकिन इनका जो पहनावा था, इनके जो कपड़े थे पहने हुए, उसमें कुछ भी विदेशी नहीं लगता था। राजा और उनके अधिकांश दरबारियों ने घर पर स्वदेशी अंटारियाँ, छोटी और अनौपचारिक पोशाक पहनी थी, जिसमें शैली को विभिन्न अवसरों पर पहना जाता था। जो राजा था और जो उनके अधिकांश दरबारी थे, उन्होंने भी एक स्वदेशी अंटारिया, छोटी और अनौपचारिक यानी कि इनफॉर्मल पोशाक पहनी थी, जिसमें स्टाइल्स को डिफरेंट अवसरों पर मतलब अलग अलग स्टाइल्स को वो लोग अलग अलग ओकेजन्स पर पहनते थे। इसके साथ सजावटी कायाबंद विभिन्न शैलियों और गांठों में बंधा होता था और उन्हीं अलग अलग स्टाइल्स के साथ वो लोग एक डेकोरेटिव कायाबंद भी पहनते थे, जो वो भी अलग अलग स्टाइल्स की तरह के गांठों में नोट्स में बंधा होता था। कायाबंद को मोटी नाल की तरह बांधा जा सकता है या विशिष्ट साइड टैसल्स के साथ फ्रंट की ओर एक अर्ध चक्र में लूप में पहना जा सकता है। कायाबंद को वो लोग या तो एक मोटी नाल के साथ बांध लेते थे या फिर कोई भी साइड टैसल के साथ फ्रंट की ओर एक आधा साइन, जैसे ये जो ऊपर वाली इमेज है, फ्रंट में तो एक ऐसे अर्ध चक्र बना हुआ है और साइड में इसके लूप्स हैं। इस तरह से भी वो लोग कायाबंद पहन लेते थे। या मोटे मुड़े हुए रेशम से बना जा सकता था या फिर कोई बहुत मोटा रेशम से कायाबंद उनका बना होता था। उष्णिसा हमेशा पहना जाता था। उष्णिसा वो लोग हमेशा पहनते थे और आवश्यक होने पर एक मुकुट का भी वो लोग उपयोग करते थे। यानी कि उष्णिसा तो उनको पहनना ही होता था, जैसे कि ये ऊपर वाली इमेज में जो सर पर पहना हुआ है, ऐसे ये एक उष्णिसा है। इसके साथ साथ वो कभी कभी कोई क्राउन या टियारा भी पहन लेते थे। अब उस समय का कपड़ा और वस्त्र यानी कि आपकी क्लोथिंग और टेक्सटाइल मोटे और महीन यानी कि फाइन, बहुत फाइन फैब्रिक, इस तरह के कॉटन की बहुत डिमांड थी, बहुत मांग थी। रेशम ने अमीर व्यक्ति की अलमारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। जो सिल्क था, सिल्क ने जो वहाँ के रिच पीपल थे उनकी अलमारी यानी कि उनकी वार्डरोब्स में एक अलग से जगह बनाई। जूट से बनी एक बहुत सस्ती सामग्री को सभी प्रकार के बुनकरों और मजदूरों द्वारा पहना जाता था। मतलब कि जो वहाँ के वीवर्स थे और जो वहाँ के लेबर क्लास थी, उन्होंने जूट जैसी एक बहुत ही सस्ती सामग्री से अपने कपड़े बनाए। उस तरह के कपड़े पहने उन लोगों ने। सातवाहन द्वारा शासित भारत के हिस्से में ऊन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वहाँ की जो एयर थी वो गर्म थी।
सातवाहन पीरियड के लोग ज़्यादा ऊनी कपड़े नहीं पहनते थे क्योंकि वहाँ की जो जलवायु थी वो गर्म थी, लेकिन उसका यूज़ यानी कि वूल का यूज़ वो लोग सर्दियों में चद्दर कंबल के रूप में करते थे। वैदिक काल से इंडिगो, पीले, क्रिम्सन, मैजेंटा, काले और हल्दी से बने विभिन्न प्रकार के रंगों की उपलब्धता थी। वैदिक काल से ही इन कलर्स का यूज़ होता था। उन देशों के लिए जाने जाने वाले रंगों की विविधता और मिश्रण जिसके साथ सातवाहनों ने बहुत अधिक व्यापार किया, जैसे कि चीन, फारस और रोम। फारस मतलब जो आपने फ़ारसी, पर्शियन लोग जो आपने सुने होंगे। रोम को भी रंगीन वस्त्रों की अपनी सीमा का विस्तार करने के लिए शामिल किया जाता था। जो वैदिक काल से अलग अलग कलर्स का मतलब जो सामने आए वैदिक काल से अलग अलग कलर्स, क्रिम्सन, मैजेंटा, इंडिगो, येलो, इस तरह के कलर्स का उपयोग सातवाहनों ने अपना व्यापार बढ़ाने के लिए किया। उन्होंने अपना व्यापार चीन के साथ किया, पर्शिया के साथ किया, रोम के साथ किया। कपड़ा पर मुद्रित और बुने हुए डिज़ाइन भरपूर मात्रा में थे। मुद्रित यानी कि प्रिंटेड और बुने हुए यानी कि वीविंग। कपड़ों में प्रिंटेड और वीविंग वाले डिज़ाइंस बहुत थे मार्केट में, और अमीर वर्गों में सोने की कढ़ाई भी आम थी। और जो वहाँ के रिच पीपल थे वो लोग गोल्ड की जो वीविंग होती है वो भी चीज़ उनके लिए बहुत कॉमन थी। स्पेशली उट्टारिया विशेष रूप से रेशम का था, और जो उट्टारिया था उनका वो स्पेशली रेशम का बना होता था, या फूलों के साथ कढ़ाई किया गया था, या फूलों के साथ पक्षियों का एक पैटर्न बना था। जो उनका उतारिया था वो रेशम का था यानी सिल्क का था। फूलों की कढ़ाई थी उनके ऊपर, या फिर फूल और पक्षी, इन दोनों के जो डिज़ाइन होता है इन दोनों को मिला के उस तरह का उन पर पैटर्न था। कीमती पत्थरों को अक्सर इन उटारिया की बॉर्डर्स में इस्तेमाल किया जाता था। कीमती पत्थर यानी कि जो आपके प्रेशियस स्टोन्स होते हैं अलग अलग तरह के, उनको वो लोग उटारिया के बॉर्डर्स में यूज़ करते थे, या उन्हें नीले या लाल रंग में रंगते थे। लेकिन एक धब्बेदार सफ़ेद पुरुषों का पसंदीदा बन गया था। उटारिया के बॉर्डर्स में या तो वो कीमती पत्थर यूज़ करते थे, या फिर उनको नीले या रेड कलर में उसको रंग देते थे उटारिया को। और लेकिन एक धब्बेदार सफ़ेद यानी कि एक सफ़ेद रंग का धब्बेदार जैसा कपड़ा मेल्स के लिए एक पसंदीदा बन चुका था उस टाइम पर। अब उस समय के हेड गियर और हेयर स्टाइल्स। आदिवासी जंगल की महिलाओं ने मोर के पंखों के साथ रोल और हेडबैंड पहने। जो वहाँ के आदिवासी महिलाएं थीं उन्होंने सर पर अपने मोर के पंख पहने, उस तरह के हेडबैंड्स पहने। गांव की महिलाएं और आम लोग अपने बालों को एक साधारण गांठ में ढकते थे। जो वहाँ के गांव की महिलाएं थीं, जैसे ये जो फर्स्ट पिक्चर में है एक आपको गांठ जैसा सिर पर दिख रहा है, वहाँ की महिलाएं और जो आम लोग थे वो लोग अपने सिरों को इस तरह की गांठ से ढकते थे, जो कि एक बड़े युटारिया द्वारा कवर किए जाते थे, जिसको वो लोग एक बड़े युटारिया से कवर करते थे, जिसमें कई बार चौड़े बॉर्डर्स होते थे। कोर्ट अटेंडेंट और अमीर वर्ग की महिलाएं। कोर्ट अटेंडेंट का मतलब है जो दरबारी महिलाएं होती थी, वहाँ की दरबार में जो काम करती थी। दरबारी महिलाएं और अमीर वर्ग की महिलाएं अपने बालों को अधिक फैशनेबल तरीके से पहनती थी, या तो ऊपर की तरफ एक फूल या लटकी हुई लट के साथ एक चोटी में। जो वहाँ के दरबार की महिलाएं थी और जो या फिर रिच क्लास की महिलाएं थी, वो लोग अपने बालों में अलग तरह का स्टाइल रखती थी, या तो वो ऊपर की तरफ एक फूल बनाती थी, या फिर एक लट के साथ अपने बाल बनाती थी। एक पट्टिका इसे जगह पर रखने के लिए पहना जा सकता था। वो लोग एक पट्टिका भी पहनते थे जो या तो सिंपल होती थी या फिर गोल्ड की कढ़ाई की होती थी, ताकि उनके बाल अपनी जगह पर टिके रहें। पुरुषों के लंबे बालों को कपड़े की लंबाई के साथ विभिन्न तरीकों से एक उष्णीसा बनाने के लिए इंटरवाइंड पहना गया था। जो पुरुषों के लंबे बाल थे उसको अलग अलग तरीके से बनाने के लिए उन लोगों ने उष्णीसा पहना।
अक्सर इसमें एक गांठ होती थी। पगड़ी के कपड़े के साथ आदिवासी मूल का शीर्ष गांठ, उसमें एक जो उष्णिसा वो पहनते थे उसमें अक्सर एक गांठ होती थी। पगड़ी के कपड़े के साथ आदिवासी मूल का शीर्ष गांठ, मतलब पगड़ी के कपड़े में ही वो लोग आदिवासी एक शीर्ष, मतलब सिर पर एक गांठ उस पगड़ी के कपड़े में ही वो लोग बना लेते थे। यह गांठ सेंटर फ्रंट या शंख आकृति में माथे पर उभरी हुई हो सकती है, और जो वो गांठ थी वो एक तरह से माथे पर यहाँ पर उभरी हुई होती थी, या तो वो सेंटर फ्रंट में होती थी या फिर वो एक शंख की आकृति में होती थी, या पगड़ी के ऊपर बालों का गुच्छा दिखाई दे सकता था, या फिर पगड़ी के ऊपर एक बालों का ये गुच्छा है, यहाँ पर बालों का एक गुच्छा दिखता था। अब उस समय की ज्वेलरी, इस अवधि में आभूषणों में एक विशाल आदिम चरित्र था जो कि लेटर सातवाहन काल में पहना जाता था। इस अवधि में, इस पीरियड में जो ज्वेलरीज थी वो लेटर सातवाहन पीरियड में भी देखने को मिलती है। जब पुरुषों पर स्वदेशी वस्त्र दिखाए जाते हैं, चाहे वह दरबार में हो या गांव में, सभी किसी न किसी रूप में आभूषण पहनते हैं। जितने भी मेल्स के स्टैचूज़ या प्रूफ्स मिले हैं, चाहे वो दरबारी हैं चाहे वो गांव के हैं, उन सब लोगों ने किसी न किसी रूप में ज्वेलरीज को पहना हुआ है। लेकिन जब विदेशी पोशाक, कंचुका या अंगरखा शिकारियों, परिचारिकाओं और सैनिकों द्वारा पहना जाता है तो बहुत कम या कोई आभूषण नहीं दिखता। लेकिन जब वहाँ के शिकारी, परिचारिकाएँ या सैनिक, ये लोग जब एक तरह की विदेशी कॉस्ट्यूम जो उन लोगों ने पहना हुआ है, कंचुका या अंगरखा, तो उसके साथ में उन लोगों ने कोई आभूषण नहीं पहना, मतलब इस तरह का हमें कोई दिखा नहीं कि उन लोगों ने आभूषण पहना हो, और अगर पहना है तो वो बहुत ही कम पहना है। बहुत से बहुत इसमें व्हील पैटर्न प्रकार के सिर्फ झुमके होते थे। बहुधा मतलब बहुत अधिक से अधिक वो लोग सिर्फ व्हील पैटर्न के झुमके पहन लेते थे। हालांकि स्वदेशी आभूषण में लैबनाम, झुमके और पुरुष के लिए कंगन और बाजूबंद शामिल थे, जबकि जो स्वदेशी आभूषण थे उसमें लैबनाम भी था, झुमके थे और पुरुषों के लिए कंगन और बाजूबंद भी थे। महिलाओं ने बाजूबंद नहीं पहना था, लेकिन शंख या हाथी दांत, डिस्क प्रकार के झुमके, लंबनम और माथे पर टीका से बनी बड़ी संख्या में चूड़ियाँ पहनी थी। महिलाओं ने बाजूबंद तो नहीं पहना, लेकिन उन लोगों ने शंख या हाथी के दांत के डिस्क टाइप के झुमके पहने थे, माथे पर टिक्का पहना था और बड़ी संख्या में चूड़ियाँ पहनी थी। इसके अलावा दरबार में उपस्थित महिलाओं ने मेखला पहनी थी। इसके अलावा जो ये हमने ज्वेलरीज पढ़ी, डिस्क प्रकार के झुमके, माथे पर टिक्का और चूड़ियाँ, इन सब के साथ साथ जो दरबार की महिलाएं थी उन लोगों ने अलग से मेखला भी पहनी हुई थी। तो ये हमने सातवाहन पीरियड की ज्वेलरीज के बारे में पढ़ा, टेक्सटाइल के बारे में पढ़ा और वहाँ के हेड गियर्स और हेयर स्टाइल के बारे में पढ़ा है।